सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 70 तक आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 को। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं सभी में पिछले ईयर्स के भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, यहाँ पर भी आप देखिए। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा, और पेपर अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो इसीलिए आप लोग सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइए, सारे बहुविकल्पीय, सारे अति लघु उत्तरीय, ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो पाए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में। तो यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए था मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर संशोधन है। देखिए, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ नहीं है, तो आगरा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर तब दिल्ली होगा। दिल्ली तो दूसरा राज्य है, और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो हमारे पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में 10 मंडलों में बनाए गए हैं, वो है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। और मनोविज्ञान केंद्र स्थित कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। कब स्थापना हुई थी? 22 अगस्त 1947 को। और किसकी संस्तुति पर? आचार्य नरेंद्र देव समिति की स्तुति पर ये बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान शाला के बारे में एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में नहीं है, बाकी और सब जगह। आगरा भी मंडल है, लखनऊ भी मंडल है, कानपुर भी मंडल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पर। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या उपयुक्त सभी। तो ये सभी विकलांगता में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, अ और ब दोनों के लिए, या चलन बाधित बच्चों के लिए। तो जो सांकेतिक भाषा है ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रयोग होती है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ऐसे बच्चों को हम संकेत के माध्यम से पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो हमारे हाव भाव को देख करके, हमारे चेहरे के बनावट को, संकेत को देख करके, हाथों के किस तरीके से हाथ कहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, इन सब चीजों को नोटिस करके बच्चे समझ पाते हैं कि टीचर कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। शैक्षिक निर्देशन होता है, व्यक्तिगत निर्देशन होता है, व्यावसायिक निर्देशन भी होता है, स्वास्थ्य निर्देशन भी होता है, लेकिन लिखित निर्देशन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता किसको नहीं होती है? श्रवण बाधित बच्चों को तो अनुकूलन की आवश्यकता बिल्कुल होती है, धीरे धीरे बच्चे घुल मिल पाते हैं। जो अस्थि बाधित बच्चे हैं, अस्थि बाधित बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अनुकूलन। इसके अलावा जो दृष्टि बाधित है, जो बच्चे देख नहीं सकते, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है अनुकूलन। धीरे धीरे वो क्लास में जाते हैं और सामान्य बच्चों के साथ घुलना मिलना शुरू करते हैं। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को कहीं भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप घुल मिल जाते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, विकृत बालकों को बनना चाहिए। विकृत बालकों को बनना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, या इनमें से कोई नहीं। कोई भी बालक हो, चाहे विकृत बालक हो, चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, कोई भी बालक हो, सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपने ऊपर, अपने पैरों पर खड़ा होना एक समय बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा माँ बाप ही नहीं खर्चा देखेंगे, कभी ना कभी हमें भी उस लायक होना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आत्मनिर्भर होना सभी के लिए जरूरी है, चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई आदमी हो, दुनिया में कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर जो है ये सभी के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर विकृत बालकों के लिए स्पेशली कहा है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम इसे? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, हकलाने के क्या कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बच्चा हकलाता है तो क्या पता वो जन्म से ही हकलाने वाला हो, या उसके आसपास के वातावरण में ही लोग इस तरीके से बोलते हो। तो ऑप्शन सा जो उपयुक्त दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो मनोविज्ञान केंद्र में निर्देशन का काम होता है, मार्गदर्शन का काम होता है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का काम होता है, शोध कार्य भी होते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 80 है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है कि बच्चा जन्म से ही उसको दिखाई ना देता हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कोई उसके साथ दुर्घटना हो गई हो, वातावरण भी कारण हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छी निर्देशन सेवा जो होती है वो बालक को केंद्र में रख करके बनाई जाती है, दी जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित जो निर्देशन सेवा है वो सबसे अच्छी होती है, और आज की शिक्षा भी बाल केंद्रित शिक्षा ही है, बच्चे को ध्यान में रख करके ही हम पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, दिव्यांग बालक भी आते हैं, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, ये सारे बच्चे आते हैं। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। कौन नहीं आता विशिष्ट बालकों में? बस केवल और केवल सामान्य बालक नहीं आते हैं। सामान्य बालकों को आप अलग कर दीजिए, बाकी सबके सब विशिष्ट बालक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मिथिया या कोई? तो इनको होता है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का, सैफर का, हेडफील्ड का या लैंडेक्स का? तो राइट आंसर है ये जेम्स ड्रेवर का कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मकता। जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा उसके अंदर सृजनात्मकता होगी, उसका व्यक्तित्व भी अनूठा होगा और उसके अंदर कौतूहलता रहेगी, हर चीज को जानने की उत्सुकता रहेगी, लेकिन वो कभी दूसरों के साथ लड़ेगा नहीं। तो ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, क्योंकि वो इतने तेज होते हैं कि अन्य विद्यार्थियों के साथ अगर उनको लेकर के चलेंगे तो वो बच्चे अपने आप को उनके साथ जुड़ाव नहीं महसूस कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्हें अन्य विद्यार्थियों से, आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ये ऑप्शन सुनने में, लेकिन राइट आंसर यही है दोस्तों। तो ऐसे बच्चों की स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 87 है, समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? या समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता पर। शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी बच्चों को शिक्षा उतनी अच्छी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 88 है, समुदाय का अर्थ किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो समुदाय शब्द कम्युनिटी इंग्लिश इसका होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्वेश्चन नंबर 89 है, श्रवण बाधित बच्चों के प्रकार। श्रवण बाधित बालक के प्रकारों में गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल कितना होता है? जो गंभीर रूप से जो बिल्कुल लगभग सुन नहीं पाते हैं, लगभग ऐसे बच्चे जो नहीं सुन पाते हैं, उनके सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है कि कितना उनको तेज बोला जाए तब वो सुन पाएंगे थोड़ा बहुत। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 70 से 89 डेसिबल। इसका मतलब आप समझिए कि वो बच्चे इतना गंभीर रूप से श्रवण बाधित हैं कि वो कोई भी आवाज, मतलब हम लोग तो इतना तेज आवाज बोल ही नहीं पाएंगे, इतनी तेज आवाज होती है 70 से 89 डेसिबल। 89 डेसिबल यानी कि 90 डेसिबल के बाद हम लोगों के कान उससे तेज आवाज अगर सुन लेंगे तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, उससे तेज की आवाज, मतलब बहुत ही तेज आवाज है ये, फिर भी इन बच्चों को ये भी बहुत मुश्किल से सुनाई देता है। तो इसका मतलब है ये जो डेसिबल स्तर है 70 से 89 डेसिबल, ये गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का प्रकार में आएगा, बच्चों के प्रकार में आएगा, जिसमें बच्चे को बहुत ही कम सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, श्रवण बाधित बालक के प्रकारों में कम बाधित बच्चों का प्रतिशत कितना है? यानी कि ऐसे बच्चे जो कम बाधित हैं या जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, ऐसे बच्चों का परसेंटेज कितना है? तो ऐसे बच्चों का जो परसेंटेज है दोस्तों वो है
40%। ऑप्शन सा जो है यानी कि श्रवण बाधित बच्चों में 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत तेज आवाज बोलने पर सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, श्रवण बाधितों के प्रकारों में मंद बाधित बच्चों का बाधिता परसेंट कितना होता है? मंद बाधित कितने होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 50 से 75% बच्चे, ठीक है, मंद बाधित में आते हैं और कम बाधित में 40% आते हैं। यहाँ भी प्रतिशत पूछा है, यहाँ भी प्रतिशत ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़ापन होता है वो 4 प्रकार का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि या बुद्धि लब्धि अंक 85 से कम है? सिरिल बर्ट, बार्टन हर्ट का, दोनों का, या फिर कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसका कथन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना है? इसका अर्थ सहायता देने से कहीं अधिक है। सिल्फोर्ड का, जोनस का, गुड का, या कोई? दोस्तों ये जो कथन है ये सिल्फोर्ड का है, यहाँ पर ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, परामर्श का अभिप्राय है, ये किसने कहा है कि परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये कार्ल रोजर्स का है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, डीजीपी का पूरा नाम क्या है? तो डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहते हैं? डॉक्टर मुखर्जी का, बुश लेरर का, या फिर गुड का, या कोई नहीं? राइट आंसर है डॉक्टर मुखर्जी का। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े होते हैं? ठीक है, टीके एन मेनन का, बार्टन हर्ट का, सिरिल बर्ट का, या कोई? राइट आंसर है मेनन का कथन है दोस्तों, ये टीके मेनन का। क्वेश्चन नंबर 99 है, सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं? विद्यार्थियों की त्रुटियां, ये जो दोस्तों ये राइट आंसर है, ठीक है। इसके सिवाय बाकी और सभी चीजों का आंकलन में ध्यान रखा जाता है। बच्चों की गलतियां हमें नहीं ढूंढना, हमें उनकी क्षमताएं, उनकी अधिगम शैली, उनकी आवश्यकताओं के बारे में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 100 है, डिसलेक्सिया मुख्यतः कौन सी समस्या से ग्रसित बच्चों को होता है? तो पढ़ने संबंधी ग्रसित है, ये पढ़ाई की समस्या के साथ संबंधित है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आंकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? योगात्मक कार्य, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, पोर्टफोलियो? तो सबसे अच्छा तरीका है पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 102 है, किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना? रूथ स्टेक का, डॉक्टर मुखर्जी का, गुड का, या कोई नहीं? राइट आंसर है रूथ स्टेक का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 103 है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ते हैं या जोड़ने में सहायता करते हैं। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है पुनर्बलन, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्ति भिन्नताएं, या शिक्षार्थी स्वायत्तता। दोस्तों इसमें कहा क्या गया है कि जब टीचर जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के आसपास के जीवन में जो बच्चे देखते हैं उन चीजों से जोड़ करके वो अपने टॉपिक को पढ़ाएंगे, तो इससे ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण स्थापित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, 16 पीएफ परीक्षण किसके मापने लगता है? तो 16 पीएफ यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, तो ये किसके परीक्षण के लिए किया गया है? व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास? तो राइट आंसर दोस्तों इसमें है पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को कौन नहीं दिखाता? तनाव, भग्नसा, चिंता, ये सब तो दिखाते हैं लेकिन संबंध नहीं दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, या राजनीतिक नेता? तो राइट आंसर दोस्तों है यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ, शल्य चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 108 है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों श्रवण बाधितों के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, टेट के द्वारा किसका परीक्षण होता है? तो टेट के द्वारा दोस्तों हम व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 110 है, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों लिखी है किताब हैविंगहर्स्ट ने, ठीक है, हैविंगहर्स्ट की ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 111 है, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या बताया था? तो दोस्तों उन्होंने बच्चों को कुछ काम करने को दिया, सामान्य बच्चों को कुछ काम करने को दिया और प्रतिभाशाली बच्चों को भी वही काम सेम करने को दिया। तो उन्होंने देखा जो सामान्य बच्चों की अपेक्षा प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो उस काम को जल्दी और अच्छे से करके ले आते हैं। तो इन्होंने बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया था कि इस तरीके से हम इन बच्चों को अलग अलग पहचानने में ये तरीका मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 112, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? तो विशिष्ट बालक 90 से 110 में नहीं आते क्योंकि ये सामान्य बालक हैं, ठीक है, सामान्य बालक विशिष्ट बालकों में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी को देखोगे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 113 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो अभी मैंने आपको कहा कि सामान्य बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 114 है, ब्रेल लिपि का विकास कहाँ हुआ था? दोस्तों पूछा है प्रश्न कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था, लुई ब्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 115 है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है कंप्यूटर, भाषा प्रयोगशाला, श्रव्य दृश्य सामग्री, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, सब पूछे हुए प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 117 है, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग में आती है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन आ सही हो जाएगा, दृष्टि दोष बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 है, अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान कितना है? तो 4% है। क्वेश्चन नंबर 119 है, अस्थिबाधितों हेतु संस्थान स्थित है? तो अस्थिबाधितों के लिए संस्थान कहाँ स्थित है? तो शारीरिक जो विकलांगता संस्थान है वो स्थित है नई दिल्ली में, और शारीरिक विकलांगता में ही अस्थिबाधित, श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित सब आ जाएंगे। लेकिन अगर दृष्टिबाधित की हम बात करें तो स्पेशली दृष्टिबाधितों के लिए भी देहरादून में बनाया गया है, लेकिन अस्थिबाधितों की अगर हम बात करेंगे तो वो नई दिल्ली में ही होगा क्योंकि इसमें सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, क्षमता ये सभी आते हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। सब 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 121 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को इसके बारे में। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, ये हमें निर्देशन और परामर्श के द्वारा ही पता चलता है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, सही दृष्टि कहलाती है? तो 6/6 ऑप्शन सही हो जाएगा। 22-23 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है, आप समझ सकते हो, लगातार क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 124 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, तो ये सभी आवश्यक है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना अनुदान देती है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी कहा है कि किसी संस्था को, जैसे कोई ऐसी संस्था है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, या ऐसी संस्था है जो गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है, अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही है, तो अलग अलग संस्थाएं हैं, कहीं ओल्ड एज होम है, तो ऐसे जो एनजीओज होते हैं, कोई पर्यावरण के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो किसी को सरकार 40% दे देती है, किसी को 60%, किसी को 90% भी दे देती है, किसी में 50% का योगदान, 50% सरकार का, 50% उस एनजीओ का योगदान होता है। तो अलग अलग एनजीओ को सरकार अलग अलग अनुदान देती है, तो किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सही बताना दोस्तों एक तरीके से गलत ही होगा। अगर हम एवरेज मान ले तो हम 50% को लगा सकते हैं कि 50% सरकार दे रही है, 50% स्वयंसेवी संस्था दे रही है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एक को सही बताना बिल्कुल सही नहीं हुआ। यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न पूछना चाहिए, अगर यहाँ पर स्पेशली किसी एक संस्था के बारे में पूछता है जिसके बारे में हम जानते, जैसे कि जो मिड डे मील आता है, जो बच्चे खाना खाते हैं प्राइमरी स्कूलों में, उसमें 3:2 का रेशियो होता है। 3 भाग केंद्र सरकार का होता है, 2 भाग राज्य सरकार देती है इसमें। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर भी हमको पता हो क्लियर किसी चीज में कितना सरकार का योगदान है, किसी संस्था में कितना उस संस्था का, तो हम यहाँ पर बता पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं पूछा गया दोस्तों। तो आगे बढ़ते इसलिए इसमें से मैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं, समस्यात्मक बालक हैं, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले, तो ये सभी हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य
के लिए दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है ऑर्थर दे जोनस का। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राइट आंसर है 4 भागों में बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है। निर्देशन एवं परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। तो निर्देशन और परामर्श बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, प्राइमरी से ऊपर कक्षा यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हैं, कक्षा 6 से जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 130 है। परामर्श से संबंधित उपकरण है। तो परामर्श में संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? निरीक्षण का प्रयोग करके, निरीक्षण विधि का, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। राइट आंसर उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 है। ब्रेल लिपि उपयोगी है कैसे बच्चों के लिए? ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में समस्या यानी कि दृष्टिबाधितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 133 है। पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 134 है। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये किसका कथन है? गार्डन का, वॉलमैन का, ब्राउन का या क्रॉनवेल का? तो दोस्तों ये जो कथन है ये वॉलमैन का है। क्वेश्चन नंबर 135 है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं होती हैं भाषा संबंधी, दृष्टि संबंधी, श्रवण प्रत्यक्षीकरण संबंधी या उपयुक्त सभी? तो ये सभी समस्याएं हो सकती है जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनके अंदर, चाहे बोलने में दिक्कत हो, चाहे देखने में दिक्कत हो, चाहे सुनने में दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर 136 है। अस्थिबाधिता के कारण है जन्मजात या दुर्घटना? तो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर बीमारी भी हो सकती है। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। गतिवर्धन कक्षाएं, संपन्नीकरण और विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 138 है। सीएटी परीक्षण क्या है? तो सीएटी परीक्षण बच्चों के लिए है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है। वाक दोष कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो वाक दोष टोटल 6 प्रकार का होता है। 17 और 18 में लगातार पूछा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 140 है। मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 55 से 69 डेसिबल तक। ठीक है, इतना तेज आवाज हम बोलेंगे तब वो बच्चे सुन पाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 140 प्रश्नों को आपने खत्म कर लिया। टोटल 210 क्वेश्चंस हैं। अब कल की क्लास में हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ पार्ट 2 अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, अगर सारे विषयों की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके, कॉल करके, मैसेज करके आप बता सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान तुरंत पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। सारे विषयों के क्लासेस की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।